पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ रुपए का टर्म लाइफ इंश्योरेंस केवल 450 रुपए महीने से शुरू। आम आदमी पार्टी सरकार ने हाल ही में दिल्ली नगर निगम से जुड़े हुए 2 मामलों में उपराज्यपाल पर आरोप लगाए थे कि उपराज्यपाल ने चुनी हुई सरकार को बाईपास किया है, परंपरा का ध्यान नहीं रखा और जो नाम चुनी हुई सरकार ने जिस नाम को सिफारिश की थी उस नाम को खारिज करके उपराज्यपाल ने किसी दूसरे को नियुक्त कर दिया। तो ये जो आरोप 2 लगाए गए थे आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी सरकार की तरफ से, उस पर उपराज्यपाल दफ्तर ने बयान जारी किया है और उस बयान के ऊपर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने फिर से सीधे उपराज्यपाल को चिट्ठी लिखी है। तो ये उपराज्यपाल का बयान देखते हैं और उसके बाद फिर मुख्यमंत्री की चिट्ठी का देखेंगे उन्होंने क्या लिखा है और इसके बाद समझेंगे कि आखिर ये मामला है क्या और क्यों हम सबके लिए ये मामला जो है समझना जरूरी है। तो पहला आरोप आम आदमी पार्टी ने यह लगाया था कि दिल्ली के उपराज्यपाल ने दिल्ली नगर निगम में 10 बीजेपी कार्यकर्ताओं को पार्षद मनोनीत कर दिया है, यानी कि एल्डरमैन नियुक्त कर दिया है और ऐसा चुनी हुई सरकार को बाईपास करके किया गया, यानी कि इसमें चुनी हुई सरकार से कोई बातचीत जो है वो नहीं की गई है और यह असंवैधानिक नियुक्ति है, ऐसा कहना था मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का। इसको लेकर चिट्ठी भी लिखी थी अरविंद केजरीवाल ने उपराज्यपाल को। तो इस पर उपराज्यपाल का कहना है कि जो दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन 1957 एक्ट है उसके अंदर लिखा हुआ है कि 25 वर्ष से ऊपर के वो 10 लोग जिनको म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन में खास जानकारी या अनुभव हो, इनको एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त करेंगे, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटर ऐसे 10 लोगों को नियुक्त करेंगे और एक्ट में लिखा हुआ है कि एडमिनिस्ट्रेटर मतलब उपराज्यपाल। तो उनका कहना है कि एक्ट में लिखा हुआ है कि एडमिनिस्ट्रेटर ने नियुक्त करना है, एलजी ने नियुक्त करना है, तो ये मैंने कर दिया है। तो ये पूरी तरह से संवैधानिक है और कृपया झूठ और ना फैलाएं और भ्रम ना फैलाएं, ये उपराज्यपाल दफ्तर की तरफ से कहा गया है। इसमें किसी ये जिक्र कहीं नहीं है कि फाइल चली थी, आपसे पूछा था, ये ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ। उसमें लिखा, उन्होंने ये कहा है कि क्योंकि उसमें कहा गया है कि एलजी ने अपॉइंट करना है तो एलजी ने अपॉइंट कर दिया, ये सीधे सीधे उन्होंने सीधे शब्दों में कह दिया है। फिर यह आरोप लगाया था आम आदमी पार्टी ने कि दिल्ली नगर निगम में जो पहली बैठक होनी थी जिसमें सबसे पहले मेयर का चुनाव होना था, तो उसमें पीठासीन अधिकारी के लिए आम आदमी पार्टी सरकार की तरफ से मुकेश कुमार गोयल का नाम गया था, जो आम आदमी पार्टी के पार्षद भी हैं और दिल्ली नगर निगम में इस वक्त सबसे सीनियर पार्षद वो हैं। 1997 से वो लगातार जो है पार्षद हैं और 6ठी बार इस बार जो है वो पार्षद बने हैं। तो उन्होंने इसमें यह कहा है उपराज्यपाल में, जो आम आदमी पार्टी थी उसने यह आरोप लगाया कि एक तो परंपराओं का ध्यान नहीं रखा गया, सबसे सीनियर जो पार्षद होते हैं वही प्रोटेम स्पीकर या पीठासीन अधिकारी बनते हैं ये, लेकिन उपराज्यपाल ने जो है इसका ध्यान नहीं रखा और बीजेपी पार्षद को जो है उन्होंने सत्या शर्मा को उन्होंने पीठासीन अधिकारी घोषित कर दिया। तो उपराज्यपाल ने इसमें फिर से वही बताया है कि एक्ट के अंदर लिखा हुआ है कि एडमिनिस्ट्रेटर यानी उपराज्यपाल मेयर चुनाव के लिए पीठासीन अधिकारी नियुक्त करेंगे और एडमिनिस्ट्रेटर यानी कि उपराज्यपाल हैं ही, तो उनके पास पूरा अधिकार है ऐसी नियुक्ति करने का। और उन्होंने बताया है कि कुल मिलाकर 6 नाम आए थे एमसीडी और आप गवर्नमेंट की तरफ से। जब फाइल चलती है तो कई सारे नाम होते ही हैं, उसमें कोई हैरत की बात नहीं है। तो 6 नाम आए थे एमसीडी और आप गवर्नमेंट की तरफ से। इसमें ये वो बता रहे हैं कि सीएम डिप्टी सीएम ने मुकेश कुमार गोयल के नाम की सिफारिश की थी, लेकिन अलग अलग कारणों से जो है रिजेक्शन हुआ है और वो ये बता रहे हैं कि क्योंकि मुकेश कुमार गोयल का नाम जो है वो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री यानी अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया की तरफ से रेकमेंड हुआ था, लेकिन उनके ऊपर हाल ही में संपन्न हुए चुनावों में पार्टी टिकट के बदले 1 करोड़ रुपए मांगने का आरोप था और इस मामले की जांच चल रही है, इसलिए उनको नियुक्त नहीं किया गया, उनका नाम जो है उसमें से हटा दिया गया। फिर एक पार्षद हैं प्रीति, तो ये लिखा गया, इसमें कहा गया है कि उनके खिलाफ एक क्रिमिनल केस पेंडिंग था, इसलिए उनका नाम जो है उसमें से हट गया। फिर शकीला बेगम और हेमचंद्र गोयल के नाम थे, लेकिन वो इस पैमाने पर खरे इसलिए नहीं उतरे क्योंकि शकीला बेगम 5वीं पास थी और हेमचंद गोयल जो है वो 10वीं पास थे, इसलिए उनके नाम जो है इससे हट गए। नीमा भगत एमए थी और सत्या शर्मा बीए, जो सत्या शर्मा जिनको बनाया गया है
पीठासीन अधिकारी। सत्या शर्मा मेयर रह चुकी हैं, इसलिए उनके अनुभव को देखते हुए इस काम के लिए उनको चुना गया। तो ये जो है उन्होंने अपनी तरफ से ये स्पष्ट किया है कि इसलिए ये नियुक्ति की गई। अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने चिट्ठी लिखी है उपराज्यपाल को इसी के ऊपर, और ये पूछा है कि आप ये कह रहे हैं कि डीएमसी एक्ट में लिखा है कि एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त करेगा, तो क्या ये आपकी औपचारिक पोजीशन है कि अब जहां जहां संविधान में, कानून में, कहीं पर भी जहां जहां भी एडमिनिस्ट्रेटर और एलजी लिखा होगा तो वहां आप जो है इसी तरह से चुनी हुई सरकार को बाईपास करके, बिना चुनी हुई सरकार से कंसल्ट किए, बिना उसकी एडवाइस के सीधे ही ऐसे जो है आप फैसले करेंगे? क्योंकि अगर ऐसा होगा तो फिर तो जो दिल्ली की चुनी हुई सरकार है वो गैर जरूरी, इररेलेवेंट हो जाएगी। वो आगे ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह स्पष्ट किया था कि 3 रिजर्व सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी सभी मामलों में जो उपराज्यपाल होंगे वो निर्वाचित सरकार की एड एंड एडवाइस मानने के लिए बाध्य होंगे। तो क्या आप इसमें स्पष्ट कीजिए, पिछले 30 साल से ऐसा ही होता आ रहा है कि जो दिल्ली के अंदर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो उपराज्यपाल के नाम पर ही काम करती है। तो आप कृपया ये स्पष्ट कर दीजिए कि अगर आप ये पोजीशन लेते हैं कि जहां जहां भी एलजी या एडमिनिस्ट्रेटर लिखा होगा वहां सीधे ही चुनी हुई सरकार का कोई उससे कुछ पूछा नहीं जाएगा या उससे कंसल्ट नहीं किया जाएगा, उसकी एड एडवाइस लेनी जरूरी नहीं होगी, तो अगर ऐसा है तो भारत के प्रधानमंत्री और देश के सभी मुख्यमंत्री गैर जरूरी हो जाएंगे, क्योंकि कानून और संविधान में हर जगह राष्ट्रपति या राज्यपाल ही लिखा है, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री नहीं। तो कृपया यह स्पष्ट करें कि क्या अब से कानून या संविधान में जहां पर भी सरकार को एलजी या एडमिनिस्ट्रेटर लिखा है, सरकार को एलजी या एडमिनिस्ट्रेटर लिखा होगा, तो वहां पर आप इसी तरह से सीधे निर्वाचित सरकार को नजरअंदाज करके अपने विवेक से पावर का इस्तेमाल करेंगे। तो ये जो है उन्होंने इस पे स्पष्टता मांगी है कि आप ये बता दीजिए कि जहां जहां भी लिखा होगा क्या अब ऐसे ही होगा। तो अब एक चीज समझनी जरूरी है, तो उन्होंने पूछा है क्योंकि होता यह है कि जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, जो भारत सरकार है वो प्रेसिडेंट के नाम पर जो है काम करती है, और जो राज्यों की सरकारें हैं वो राज्यपाल के नाम पर काम करती है। ठीक इसी तरह से जो दिल्ली में सरकार है, हालांकि थोड़ा दिल्ली में मामला अलग होता है, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया था कि जो रिजर्व सब्जेक्ट हैं उनको छोड़कर 3 रिजर्व सब्जेक्ट थे, यानी कि लैंड, पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट ही किया था। लेकिन एक सब्जेक्ट को लेकर डिस्प्यूट है, जिसको लेकर जो है मामला सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन अभी फिलहाल वो पूरा अधिकार क्षेत्र जो है वो केंद्र सरकार का है, एलजी का है। लेकिन फिर भी ये अगर ये भी मान लें कि 4 क्षेत्र हैं उपराज्यपाल के पास में, तब भी बाकी मामलों में तो जो है जो चुनी हुई सरकार है उसकी एड एडवाइस जो है वो मानने के लिए उपराज्यपाल बाध्य होने चाहिए। अब खैर इन दोनों को हम अलग रखते हैं, अब वापस इस पे आते हैं। उपराज्यपाल ने जो जवाब दिया है इससे सवाल ये उठ रहे हैं, हम मुख्यमंत्री की बात को अलग भी रख दें, उपराज्यपाल दफ्तर जो कह रहा है उसको अलग से भी रखें, तब भी हम ये सोचें कि क्या ये जो उपराज्यपाल कह रहे हैं ये ऐसा लग रहा है कि वो ये कह रहे हैं कि डिस्क्रिशनरी पावर उनको जो है मिली हुई है, यानी कि जो चुनी हुई सरकार है उसकी राय लेना या उसकी एड एंड एडवाइस मानना उन पे बाध्यता नहीं है। ये जैसे एल्डरमैन में उन्होंने कहा कि लिखा हुआ है कि एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करेगा, एलजी अपॉइंट करेगा, तो वो नियुक्ति कर दी गई है। और फिर उन्होंने जो है ये बताया कि किस आधार पर जो निर्वाचित सरकार ने जो नाम की सिफारिश की थी, किस आधार पर जो है इनके नाम जो है खारिज किए गए। तो एक बार जरा समझिए कि कैसे कैसे ये खारिज हुए हैं। फिर से मैं उसी पे आता हूं। ये कहा गया कि मुकेश कुमार गोयल पर जो है एक इंक्वायरी पेंडिंग है, पार्टी टिकट के बदले में 1 करोड़ रुपए मांग रहे थे। तो अगर ये किस कानून के तहत जो है उनको पीठासीन अधिकारी बनने से सिर्फ इस आरोप के चलते रोका जा सकता है? अगर ऐसा है तो वो तो कोर्ट देखेगी उस चीज को। पीठासीन अधिकारी बनाने के मामले में ये तो विवेक का इस्तेमाल हो गया कि उनके ऊपर यह आरोप है, नहीं उनको नहीं होना चाहिए। फिर एक पार्षद हैं प्रीति, ये कहा गया कि उनके ऊपर क्रिमिनल केस है। तो सवाल ये उठता है कि जो भी थोड़ा नेता थोड़ी सी भी उसकी
हैसियत हो जाती है, वो कुछ बन जाता है। केस तो लगभग सबके ही ऊपर होते हैं, तो इस आधार पर जो है क्या आप मना कर सकते हैं कि उनको जो है पीठासीन अधिकारी नहीं बना सकते, खारिज कैसे कर सकते हैं? कौन सा कानून इस बात की इजाजत देता है? और फिर बात वहीं आ जाती है कि ये तो विवेक की बात हो गई कि आप अपने जो आपको ठीक लग रहा है आप वो कर रहे हैं। फिर ये कहा गया कि 5वीं और 10वीं दो पार्षद जो थे वो 5वीं और 10वीं पास हैं केवल। तो फिर वही बात आ गई कि क्या 5वीं और 10वीं पास होना क्या उनको काउंसलर बनने से रोक रहा था? नहीं, वो काउंसलर बन के आए हैं, तो जब वो काउंसलर बन सकते हैं तो वो पीठासीन अधिकारी और मेयर भी तो बन सकते हैं। कौन सा कानून रोकता है ऐसा करने से? कोई नहीं। बात फिर ही आ गई कि क्या ये जो विवेक का इस्तेमाल कर रहे हैं, एड एंड एडवाइस जो है किसी और की जरूरत नहीं है, या खुद ही जो है इनको ठीक लग रहा है वो कर रहे हैं। फिर जो है आखिरी में बात ये आती है कि ये कहा गया कि 2 नाम बचे, नीमा भगत जो कि एमए थी और जो सत्या शर्मा हैं वो बीए पास थी, लेकिन क्योंकि बीए करने के साथ साथ वो पहले मेयर भी रह चुकी हैं, तो इसलिए सत्या शर्मा का नाम जो है वो पीठासीन अधिकारी के लिए मंजूर किया गया। लेकिन यहां सवाल फिर उठते हैं, जो विवेक की बात आ रही है वो तो आ ही रही है। सवाल ये उठ रहा है कि नीमा भगत जो एमए हैं, यानी बीए से ऊपर की ये पढ़ाई होती है, नीमा भगत जो एमए हैं वो भी तो मेयर रह चुकी हैं। अगर पढ़ाई ही कोई क्राइटेरिया है तो फिर तो नीमा भगत को पीठासीन अधिकारी होना चाहिए था, सत्या शर्मा को नहीं। लेकिन उपराज्यपाल ने सत्या शर्मा को जो है इसमें पीठासीन अधिकारी बनाया। हाँ, ये बात जरूर है, पढ़ा लिखा होना चाहिए, इससे और अच्छे से काम करने की जो है आपकी क्षमता होती है। लेकिन सवाल वहीं पे आ जाता है कि जब इस आधार पर ये कोई नौकरी देने का तो मामला है नहीं कि आपके ऊपर आरोप है या आप कितने पढ़े लिखे हैं, ये नौकरी तो दे नहीं रहे हैं, ये तो केवल पीठासीन अधिकारी बनाना था मेयर चुनाव के लिए, और वो सिर्फ मेयर चुनाव करवा देना था और जो है उनका काम खत्म हो जाता। लेकिन उसमें इन्होंने इतने सारे जो हैं क्राइटेरिया लगाए और ये सब लगाए कि वो पढ़ा लिखा नहीं है, उसके ऊपर एलिगेशन लगा हुआ है, उसके ऊपर केस लगा हुआ है। तो फिर सवाल ये आ जाता है कि क्या उपराज्यपाल के पास में अपने विवेक से काम करने के अधिकार हैं? यह हमें समझने की जरूरत है, क्योंकि राष्ट्रपति के पास भी अपने विवेक से काम करने के अधिकार नहीं है, राज्यपाल जो अलग अलग राज्यों के होते हैं उनके पास भी अधिकार नहीं है। अपने विवेक से काम करने का जो अधिकार होता है वो निर्वाचित को होता है। या दिल्ली के अंदर जो उपराज्यपाल हैं, जैसा मैंने पहले बताया कि उनको कुछ सब्जेक्ट दिए गए हैं और उसमें वो जो हैं काम कर सकते हैं और उनके ऊपर उसमें पूरी पावर होती है। उसमें चुनी हुई सरकार जो है वो दखल नहीं दे सकती, सुझाव जरूर दे सकती है लेकिन दखल नहीं दे सकती, या ये नहीं हो सकता कि वो जो कह रहे हैं वो उपराज्यपाल को मानना ही होगा। तो ये इसमें समझने की जरूरत है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ किया था 2018 में कि दिल्ली के अंदर बेशक सरकार पूरी नहीं है, लेकिन रिजर्व सब्जेक्ट को छोड़कर, जैसे जो मैंने अभी बताए, उसके अलावा जो उपराज्यपाल होंगे उनको चुनी हुई सरकार की एड एंड एडवाइस माननी होगी। तो अब जब इसको लेकर अब इतना विवाद चल रहा है तो एक बात और यहां पर बतानी जरूरी है कि नगर निगम सदन में शुक्रवार को हंगामा, और ये आम आदमी पार्टी पार्षद और बीजेपी के पार्षद क्यों भिड़े थे? वो इस बात पर भिड़े थे कि आम आदमी पार्टी ने प्रोटेस्ट शुरू किया था। आम आदमी पार्टी ने क्यों प्रोटेस्ट शुरू किया था? उनका यह कहना था कि जो 10 पार्षद मनोनीत किए हैं उपराज्यपाल ने, जो बीजेपी कार्यकर्ता ही हैं, उनको वोटिंग राइट भी दिए जा रहे हैं, जो कि नगर निगम में आज तक नहीं हुआ। लेकिन इस विवाद के ऊपर जो है जो उपराज्यपाल हैं उन्होंने दो आरोप लगे वो तो क्लियर किए हैं कि उनके हिसाब से यह स्थिति है, लेकिन इस पर जो है उन्होंने जो है फिलहाल कुछ नहीं कहा है। शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।